जीपी बोला जाएगा जब उसका रेशियो जो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। कहने का मतलब अगर दूसरे टर्म को पहले टर्म से आप डिवाइड करो, राइट, और तीसरे टर्म को अगर आप दूसरे टर्म से, और चौथे को अगर तीसरे से, राइट, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट आता है ऐसा, nth टर्म को उससे जस्ट प्रीवियस वाला टर्म n-1, तो ये सब सेम होता है और इसी को दुनिया कहता है कॉमन रेशियो। और इसी कॉमन रेशियो का नाम है r। ठीक है। और एग्जांपल एपी में होने के लिए आपको पता है कि कॉमन रेशियो सेम, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो जीपी में होने के लिए कॉमन रेशियो, अगर हमने ये फर्स्ट टर्म माना T1 है ये, राइट, और अगर R से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये T2 है, और इसमें R से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये T3 है, और T4 आप देख सकते हो कि अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो सिंपल शब्दों में अगर आपसे मैं पूछूं T5 क्या होगा, तो आप बोलोगे AR⁴, एक कम करके। एग्जैक्टली exactly, अगर मैं nth टर्म पूछूं ना तो पावर एक कम करके आप बोलोगे, राइट। सर Tn इज इक्वल A इंटू R⁴ एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला। किसी भी जीपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला, राइट ना। अब ये तो स्टार्टिंग से हो गया, ऐसा एंड से भी होगा ना। तो एंड से होने के लिए ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड से होने के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी अपना एपी है, सॉरी जीपी है, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और इसके लास्ट टर्म ना एल है, राइट, तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, एल अपॉन आर, और इससे जस्ट वाला, वेरी गुड, आर क्यूब। तो ये हो गया लास्ट से T1, और ये हो गया लास्ट से T2, और ये हो गया लास्ट से T3, राइट। तो अगर मैं पूछूं Tn फ्रॉम nth टर्म, राइट ना, nth टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट, तो इजिली वी कैन ऑब्जर्व कि सर L अपॉन R⁴ एक कम करके। क्लियर है यहां तक? एक कम करके, जैसे T1 में देखो ये है, T2 में R का पावर 1 है, T3 में R का पावर 2, ऐसे हर वक्त एक एक कम हो रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलता हूं। थर्ड पॉइंट ये कि अगर कभी भी आपको ऐसा दे देना कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, जरूर याद रखना चाहिए कि सर बी बाई ए ना इक्वल हो जाएगा सी बाई बी के, और अगर दोनों को सिंप्लीफाई किया जाए, है ना, तो बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी, और यही एज अ फॉर्मूला काम होगा कभी भी अगर थ्री टर्म्स जीपी में दे दे तब। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना? कोई भी टर्म जीपी में है, पहचानने के लिए फर्स्ट थ्री टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, ऑल मतलब इन फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो और वो मिडिल टर्म के स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। अगले टर्म पे बढ़ो। सवाल, विच टर्म फ्रॉम एंड इज इतना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, स्किप ही कर देता हूँ। ए अपने पास 3 है, और आर जो है ना वो हमेशा 6/3 लिखिएगा, जो कि भले ही मुझे पता है 2 के इक्वल है, और इसका एल भी अपने को दे रखा है। तो कह रहा है लास्ट से कौन है टर्म, तो इसमें Tn इज इक्वल लास्ट वाला फॉर्मूला लगाना होगा, R⁴ रहने तुम्हें, तो n इजिली निकल जाएंगे इधर से। ये अच्छा सवाल है, इसको सोचिए क्या है ये। हाँ, फाइंड कॉमन डिफरेंस। किसी एपी का दूसरा टर्म और तीसरा टर्म और छठा टर्म को अगर आप देखते हो एक साथ, तो वह एक जीपी बन जाता है। तो वो जिस एपी का दूसरा, तीसरा और छठा टर्म है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा गया है बेसिकली। तो इसका सेकेंड टर्म हो गया ए प्लस डी, क्योंकि एपी में है। थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, एंड सिक्स टर्म हो जाएगा ए प्लस 5d। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर ये जीपी में है, राइट ना। और अगर ये जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अब यहां से मुझे डी निकालना है। जैसे मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 4AD प्लस 4D स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस AD प्लस 5AD प्लस 5D स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं डी स्क्वायर से ए स्क्वायर को निपटा दूं, राइट। और ये डी वाला कितना बन गया अपने पास ओवरऑल, इन सबको उधर में ले जाऊं तो ये हो गया सिंपल डी स्क्वायर, और ये उधर चला गया तो हो गया AD इज इक्वल 0, राइट ना। अच्छा एक AD ये भी है तो ये हो गया 6, यानी यहां पे मैं लिख लूं 2AD। अब D अगर मैं कॉमन लूंगा तो अपने पास ये आ जाएंगे, यहां से D इज इक्वल 0 होगा या फिर D इज इक्वल -2A होगा, है ना। तो उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0 या -2A। इन दोनों में से जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर लो। और 0 तो कॉमन सेंस की भी बात थी, है ना। अगर मैं 2 2 2 2 2 2 दे दूं तो ये AP में भी है और GP में भी है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो 1 है और कॉमन डिफरेंस 0 है। तो इसका दूसरा और तीसरा और छठा, राइट, ये टर्म AP में था। तो एक तो कॉमन सेंस की वजह से ये आंसर आराम से निकल जाता, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर देगा नहीं, ऑप्शन में ये आंसर देगा, तो आपको इतना रफ वर्क करना ही होगा, ठीक है। अब बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे, बहुत बढ़िया सवाल। AP में है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी बताना है, जिसमें कि ये साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि ABC कोई नेचुरल नंबर होगा, तब तो काम आसान है। जब ये नेचुरल नंबर आ जाए ना तो समझना इजी होगा। ये नेचुरल नंबर है क्योंकि इसी पे फोकस करना है। रियल नंबर दे तब इग्नोर करके चलते हैं कि भाई ठीक है कोई भी रियल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर मतलब कोई काउंटिंग नंबर ही पॉसिबल आर इन AP, और ये AP में है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू बताना है, ट्राई करो, बहुत बढ़िया सवाल है। AP में है तो मैं इसको सॉल्व करने से पहले ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि ये तीन तीन वेरिएबल को अपने अंदर लेके बैठा है, और मुझे एग्जैक्टली ABC का वैल्यू तो नहीं चाहिए, मुझे ABC को ऐड करते हुए उसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन में बोल दिया है साफ साफ कि ये AP में है, राइट। लेकिन मैं इतने देर से इसे देख रहा था तो किसी ने क्या किया है इसमें ना, इस पहले वाले टर्म में किसी ने ABC से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये दूसरा वाला टर्म क्रिएट हो गया, दिखा क्या। और इस दूसरे वाले में भी किसी ने ABC से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तीसरा वाला टर्म, यानी कि AP में है ये तो गिवन है, और हमने पाया कि सर ये GP में भी है ना, क्योंकि सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट, ये हमने पाया, फाउंड, गॉट इट। अब अगर ये सवाल, अगर ये सीरीज AP में भी है और GP में भी है तो पक्का कॉमन रेशियो 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी पॉसिबल हो पाता है ना। कोई भी सीरीज AP में भी हो और GP में भी हो तो कॉमन रेशियो 1 के इक्वल हो जाता है, यानी कि कॉमन रेशियो इस क्वेश्चन में ABC है और ये 1 के इक्वल हो गया, गॉट इट। और ABC के बारे में पहले इंफॉर्मेशन है कि ABC कोई नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब है ना ABC अगर कोई नेचुरल नंबर है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब A भी 1 होगा, B भी 1 होगा और C भी 1 होगा, तभी तो उसका प्रोडक्ट 1 आएगा, राइट। तो A प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू मेरे से पूछा गया था, तो नेचुरल नंबर 1 सबसे छोटा है तो 1 ही होगा, राइट। तो A प्लस बी प्लस सी का एग्जैक्टली वैल्यू ही 1 हो गया, तो यहां से अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी। अच्छा ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया ना, मिनिमम वैल्यू इज 3, समझे ना, क्योंकि A1 है, B1 है और C1 है, तो A प्लस बी प्लस, क्लियर है, इजी। ये कि अच्छा लर्निंग था कि AP में तो दे रखा था, लेकिन हमने सोचा, हमने समझा
राइट। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जीपी में। और अगर आप ऐसा ऑब्जर्व नहीं करोगे, ये आइडिया अगर आपको नहीं आता, राइट ना, फिर ये सवाल नहीं बनता, नहीं बन पाता, राइट। अटक जाते कैलकुलेशन में, क्योंकि बहुत वेरिएबल है। ए एक अलग वेरिएबल है और ए स्क्वायर भी एक अलग वेरिएबल हो जाता है, ए क्यूब भी एक अलग वेरिएबल हो जाता है, राइट ना। तो इसमें जितने टर्म दिखेंगे उतने 9 वेरिएबल जैसी चीजों में आप अटक जाते हैं। आगे बढ़ो, बताइए। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जीपी के बारे में समझिएगा कि कब इंक्रीजिंग जीपी होगा और कब डिक्रीजिंग जीपी होगा। वो डिपेंड करेगा ए पे और आर पे, ठीक है। अगर किसी एपी का ना मैं ए बोल दूं कि ग्रेटर, किसी जीपी का अगर मैं बोल दूं कि ए ग्रेटर देन 0 है, राइट, और उसका जो कॉमन रेशियो है ना वह R1 से छोटा है और ए ग्रेटर देन 0 है, तो बताइए ये इंक्रीजिंग जीपी होगा या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग ना। कोई भी नंबर सोचो 1 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर सोचो, 2, और 1 से छोटा कोई नंबर सोचो 1/2। तो इस 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया कितना, 2/2। फिर इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 1/2। फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1/4, तो घट रहा है ना, तो ये डिक्रीजिंग जीपी कहलाए। अगले सवाल के लिए तैयार रहिए। अगर मैं ए पॉजिटिव दे दूं, राइट, ए कोई पॉजिटिव नंबर है, और आर अगर मैं ग्रेटर देन 1 दे दूं, तो बताइए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो, 1 से ग्रेटर होगा, तो बताइए। बिल्कुल इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि हर बार जब मल्टीप्लाई होगा तो एक बड़ा नंबर, एक बड़ा नंबर, एक बड़ा नंबर, एक बड़ा नंबर मिलते जाएगा। अच्छा, अगला, ए अब मैं 1 से छोटा दे रहा हूँ, निगेटिव वाला, और आर जो है ना ये भी 1 से छोटा दे रहा हूँ। अब बताइए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? अगला टर्म निगेटिव होने, 1 से छोटा होने के बाद और वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये इंक्रीजिंग हो जाएंगे, है ना। और अगर ए 1 से छोटा हो और आर 1 से ग्रेटर हो, राइट, तो ये डिक्रीजिंग जीपी हो जाएंगे। क्लियर? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के एन टर्म्स की सम का फॉर्मूला होता है, राइट ना। लेकिन उस फॉर्मूला से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जीपी का फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे ऐसे एन टर्म को ऐड करना है, राइट। और ये किसके इक्वल होगा ये जानना है मुझे, राइट ना। तो बेसिकली आप इसको ऐसे एज्यूम कर लो, ठीक है। और याद रखिएगा मेथड इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं इसके मेथड को बता रहा हूं, राइट ना। ये मेथड बहुत जरूरी है। और जीपी के सम के लिए जो भी कॉमन रेशियो है ना, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान, फर्स्ट इक्वेशन में, राइट, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आर से मल्टीप्लाई करने के बाद एलएचएस वाला बन गया आरएस, और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ना एक शिफ्ट करके लिखना, देखना है, दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ना। एक शिफ्ट करके यहां पे लिखना चाहिए, यहां पे लिखना, आया समझ में? तो इस वाले टर्म में आर से मल्टीप्लाई होगा तो ये R-1 आएगा, लेकिन इसके वाले टर्म में जैसे लास्ट टर्म में अगर आप आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा AR⁴ और जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाए, ये मेथड बहुत जरूरी है, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो सबको। सब्ट्रैक्ट करते ही LHS बन जाएगा S-RS इज इक्वल A प्लस, और ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और लास्ट वाला टर्म सिर्फ और सिर्फ आपके बचा है, और वो क्या है, A माइनस AR⁴ गॉट इट।
अब यहां से s अगर कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस आर बन गया, और यहां से a कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस आर टू द पावर n बन गया। ओवरऑल s जो अपने पास आ गया वो कुछ ऐसा आ गया, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला फॉर सम ऑफ जीपी। अब इसमें क्या है ना, एक बात और देखिए, मैं ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लू निकाल लू और नीचे से भी माइनस निकाल लू, तो ये r टू दी पावर n माइनस वन ऐसा बना और माइनस बाहर में, और यहाँ पे भी माइनस बाहर में और ये r माइनस वन ऐसा बना, और ये माइनस से माइनस फिर कट गया। तो ये भी सम का फॉर्मूला आपको याद रहता है, यही आप याद रखते हो, है ना, कि एस एन इज इक्वल आर टू दी पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, ये याद रखना बहुत जरूरी है एपी जीपी का सम का। तो ये दो अलग अलग केस के लिए, कि अगर कभी ऐसा हो तो r से अगर छोटा बात हो, है ना, r वन से अगर छोटा हो तो ये लिखना चाहिए। दोनों सेम ही है कायदे से देखा जाए, और दोनों सेम ही अगर आप कभी लिख भी दिए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक जगह बस इसकी आवश्यकता है, वो भी इनफाइनाइट सीरीज वाले, और अगर r कभी वन से ग्रेटर हो तो ये लिखना चाहिए, तब तो घटा हो गया, राइट ना, याद रखोगे। ये फॉर्मूला एस एन इज इक्वल, आपको ये याद रखना है, एस एन इज इक्वल a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ठीक है, सम ऑफ जीपी। जैसे कि एपी में अपने पास था एस एन इज इक्वल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, एग्जैक्टली यहां पे ऐसा है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे बढ़ता हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। अब इनफाइनाइट सीरीज में इनफाइनाइट तक जाना है, तो अगर कोई जीपी डिक्रीजिंग होगा, बढ़ रहा होगा, पहला टर्म 2 होगा, राइट ना, कोई जीपी का दूसरा टर्म 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, बढ़ रहा होगा इनफाइनाइट तक, तो इसका सम जो होगा वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा बिना ऐड किए। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कभी इंक्रीजिंग जीपी के लिए पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलवेज इनफाइनाइट हो जाएगा। ये पूछेगा डिक्रीजिंग जीपी के लिए, है ना। तो केस वन, कि अगर कभी आर जो है ना वो वन से ग्रेटर हो जाए, राइट, तो वो इंक्रीजिंग जीपी होगा, और इंक्रीजिंग जीपी होगा तो सम इनफाइनाइट होगा, बिना निकाले इनफाइनाइट सीरीज का सम इनफाइनाइट, ये पूछेगा ही नहीं। पूछेगा आपसे केस टू, जब आर वन से छोटा होगा, और ये फॉर्मूला बनता है, केस टू इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन आर लेस देन वन, डिक्रीजिंग होना चाहिए जीपी, है ना। तो अभी अभी हमने जाना एस एन आर वन से छोटा के लिए मैं क्या लिखूं, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, वन से छोटे के लिए, कौन सा, अच्छा देखिए ये वन से छोटा है ना ये, हाँ बिल्कुल, वन से छोटा के लिए मैं ऐसा लिख दूं, दोनों हालांकि सेम ही है, नो प्रॉब्लम, दोनों तो सेम ही है देखा जाए तो, a इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, ऐसा मैंने लिख दिया वन से छोटा के लिए। अब मुझे क्या चाहिए, s इनफाइनाइट का वैल्यू चाहिए, कि s इनफाइनाइट किसके इक्वल होगा, राइट ना, s इनफाइनाइट किसके इक्वल होगा, तो s इनफाइनाइट में सिंपली इनफाइनाइट पुट कर देना है मुझे। तो यहां पे मैंने क्या किया, वन माइनस आर टू दी पावर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, राइट। अच्छा, हाँ कौन जीरो हो गया, आर टू दी पावर इनफाइनाइट जीरो के इक्वल हो गया, क्योंकि ये वन से छोटा का पावर इनफाइनाइट हमेशा जीरो के इक्वल होता है, ये पता है ना। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना y इज इक्वल वन बाई टू टू दी पावर x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जब x इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करेगा तो y जीरो की ओर अप्रोच करने लगेगा। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी नंबर हो और वन से छोटा हो, राइट, और उसका पावर अगर इनफाइनाइट हो तो वो जीरो हमेशा रख के चलिए। तो अगर ये जीरो हो गया तो इसकी जगह पे सिंपली वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, तो वी कैन से एस इनफाइनाइट इज इक्वल a अपॉन वन माइनस आर,
और ये कितना फेमस और कितना काम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। इनफाइनाइट सीरीज में a अपॉन 1 माइनस आर हर वक्त यूजफुल। ठीक है, अब इस पे बहुत सारे प्यारे प्यारे सवाल बन जाएंगे। जैसे कि अगर मैं कभी ये सवाल दे दूं कि अगर 1/3 है, एक सेकेंड, अगर 1/3 है कभी, राइट, और फिर 1/3 स्क्वायर है, फिर 1/3 क्यूब है, फिर 1/3 टू द पावर 4 है, 1/3 टू द पावर 5 अप टू इनफाइनाइट, तो बताओ ये किसके इक्वल होगा। देखिए फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर, ये रहा। तो ये हो गया 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3, और 3 से 3 कैंसिल होते हुए 1/3, 1/2। जब भी ऐसा सीरीज हो 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/3 4 अप टू इनफाइनाइट, तो इसके सम का एक ट्रिक है, उस ट्रिक को ऑब्जर्व कीजिए, है ना। ठीक है, ट्रिक ये है कि अगर कभी भी ऐसा हो 1 बाई समथिंग, 1 बाई समथिंग, 1 बाई समथिंग, ऊपर में 1 हो, राइट, तो आप इसका 1 बाई, है ना, 3 फर्स्ट टर्म माइनस 1 कर दो, हमेशा ये इसके इक्वल हो जाएगा 1/2। नहीं समझे, 1/3 माइनस 1, क्लियर ना, क्योंकि घट करके ये देखिए ये यहां गया, ये यहां जाएगा 3, और 3 घट करके 2 बन जाएगा, इसीलिए हमने 3 में से 1 को पहले ही घटा लिया डायरेक्ट। जैसे कि 1/6 दे दूं, 1/6 स्क्वायर दे दूं, 1/6 क्यूब दे दूं, अप टू इनफाइनाइट तक, तो आप समझ गए ना कि इसका आंसर हो जाएगा 1/6 माइनस 1। डायरेक्ट 1/5 बोलिएगा, टाइम बचाना है। समझ गया ना ट्रिक, नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी गुड। आगे बढ़ो। अच्छा, ये जो अपना आर होता है, मैंने बोला था ना 1 से छोटा होता है, राइट, लेकिन 1 से छोटा तो होता ही होता है, बट ग्रेटर किससे होता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। 1 से छोटा होता है बट ग्रेटर -1 से होता है, -2 नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कॉमन रेशियो होता है इनफाइनाइट सीरीज में, वो -1 से 1 के बीच में हो सकता है, -1/2 हो सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना, 1/2 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव हुआ तो फिर वो डिक्रीजिंग जीपी बनने लग जाएगा, फर्स्ट टर्म अगर पॉजिटिव हो गया तो, राइट ना, क्लियर है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसका यूज होता है। अब जैसे ये देखिए जेई मेन का एक सवाल, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 5 है, फर्स्ट टर्म एक्स है, तो एक्स कहां से कहां लाई करेगा, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके पास, है ना। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी यानी एस इनफाइनाइट जो है ना, वो अपने को 5 के इक्वल दे रखा है ना। तो फॉर्मूला वी नो, ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल 5, और ए अपने पास एक्स दे रखा है, तो वी कैन राइट एक्स अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल 5, ये हमने लिख दिया। और मुझे एक्स के बारे में बताना है कि एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, और हमने ये निकाला, राइट ना। अब एक्स के बारे में कैसे पता चलेगा, तो एक्स के बारे में पता करने के लिए आपको ये आर के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो आर है ना, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेंगे। क्लियर है, क्लियर है, ये समझे क्या। मैं आर को जानता हूं और मुझे इसको जानना है, इसको जानना है कि ये कहां से कहां तक लाई करनी है, एक्स को जानना है बेसिकली, है ना। तो एक्स के बारे में कमेंट करना है ना, तो एक्स के बारे में अगर कमेंट करना है तो यहां से आप एक्स इज इक्वल 5 - 5 आर लिख लो। अब एक्स का रेंज समझना है कि एक्स कहां से कहां तक रहेगा, ठीक है, और आर के बारे में जानते हैं, तो बेसिकली आपको ये क्रिएट करना होगा, तो ये यहाँ पे, अब ये क्रिएट करने के लिए अगर मैं ऑल साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदलेंगे, ऑल साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताइए, यहां तक क्लियर। अच्छा, अब मुझे ये -5 भी क्रिएट करना है, सब -5 भी रहना चाहिए, तो अगर मैं 5 कर दूं तो साइन ऑफ यानी कि माइनस लगा दूं ऑल साइड, तो ये माइनस माइनस तो प्लस बन गया, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी बदल गया,
राइट ना। अब मुझे +5 भी करना है, तो मैं ऑल साइड अगर +5 करूं तो ऐसा ये दिखेगा। तो इसको देखते ही मैं ये बोल सकता हूं कि ये हो गया 10 और ये 5 - 5r ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपको यही तो x है ना। तो इसका मतलब x जो होगा वो 10 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। कहने का मतलब x जो है वो 0 से 10 के बीच में लाई करेंगे। बी इज द राइट आंसर। समझे क्या? वेरी गुड। आगे बढ़ो। नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये बच्चा ना, ये बच्चा इस सवाल को, कोई भी बच्चा इस सवाल को देख के ये बोल ही नहीं सकता है कि ये जीपी का सवाल है। सर यहाँ ये आ गया, ये तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सवाल है, 6 डिग्री का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेकिन दूर दूर तक जीपी का सवाल तो है ही नहीं। राइट। लेकिन फिर भी मैंने दिया है क्योंकि आपको सीखना है मेथड, अप्रोच। राइट। अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अब ये 6 डिग्री का इक्वेशन, इसके टोटल 6 रूट्स होंगे। राइट ना, मैक्सिमम। और कह रहा वन रूट इन द फॉर्म दिस, जहां पे कि m एक नॉन जीरो इंटीजर है, r एक प्राइम नंबर नहीं है, तो m+n+r का वैल्यू किसके इक्वल होगा, बेसिकली ये फाइंड करना है मुझे, m n और r, यानी बेसिकली इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने। सॉरी, इस इक्वेशन 6 डिग्री के इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक, है ना। और प्रॉब्लम ये है कि 6 डिग्री का इक्वेशन सॉल्व करना आता ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है 6 डिग्री के इक्वेशन को सॉल्व करने का। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि सवाल सॉल्व करने से पहले बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। हम्म, बहुत ध्यान से जब आप देखोगे ना तो आप पाओगे कि सर ये 3 टर्म जो है ना, दिखा, ये तो जीपी में है। देख लीजिए, पहला टर्म x, उसमें किसी ने 10x² मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें किसी ने 10x² मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। तो ये तो जीपी में है, और इस जीपी का a जो है सर वो x है, और r जो है वो 10x² है। राइट ना, 10x² मल्टीप्लाई करने पे दूसरा आ गया, दूसरे में मल्टीप्लाई तीसरा आ गया। तो इसको तो ऐड किया जा सकता है, तो इन तीनों को ऐड कर सकते हैं अपन, है ना। तो इस सवाल में आप ये देखिए कि सर ये जो है, इन दोनों को तो पहले अलग ही कर लो। 2000 x⁶ को -2 के साथ लिख लो, और इन तीनों को ऐसे लिखो ताकि जीपी दिखाई पाए। जीपी दिखा, और ये जीपी का सम लग जाए। अब जीपी के सम का फॉर्मूला तो नहीं भूले ना, क्या हो जाएगा, a × r⁻n−1 डिवाइडेड बाई r−1, सिंपल सिंपल। हाँ, तो a कितना हो गया इसका x, इंटू r है अपने पास ये r⁴n, और n3 है, मतलब तीन ही टर्म है ना, -1 डिवाइडेड बाई r−1, राइट, इज इक्वल 0। आज हमने इन तीनों टर्म को ऐड कर दिया, और ये जीपी में होने की वजह से ऐड मैंने कर पाया, है ना। यहां तक समझे क्या? वेरी गुड। अब देखो, कमाल हो गया, है ना। इन दोनों में क्या है कॉमन, 2। तो ये हो गया 1000 x⁶ -1, और इंटरेस्टिंग बात ये भी वही है ना, दिखा दिखा, -1, तो यानी ये कॉमन हो गया सर, और कॉमन लेते ही काम आसान बन जाएगा, है ना। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया जाए क्या, 1000 x⁶ -1, और अगर ये कॉमन लिया गया तो अंदर ही अंदर बच गया 2 + x डिवाइडेड बाई 10x² - 1 इज इक्वल 0।
तो ये तो 6 डिग्री का इक्वेशन है, टोटल 6 रूट्स होंगे। एक यहां से सर आएगा ये, है ना, ये जीरो करना है तो यहां से जीरो करने के बाद वो इर्रेशनल रूट्स तो आएंगे नहीं, है ना, क्योंकि यहां से जैसे आप जीरो करोगे तो 1000 x⁻6 इज इक्वल 1 आ गया, तो x⁻6 इज इक्वल 1/10,000 आ गया। तो ये तो इस फॉर्म में क्रिएट हुआ नहीं, यानी इस फॉर्म में यही वाला क्रिएट करेगा। तो इस वाले को मैं अब देखता हूं, ये भी जीरो के इक्वल ही होगा ना। बताइए, जीरो के इक्वल होगा, हाँ या ना। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एलसीएम। एलसीएम हमने जैसे ले लिया 10 x² - 1, तो ये हो गया 20 x² -2 प्लस x इज इक्वल 0। तो इजिली राइट 20 x² प्लस x -2 इज इक्वल 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, बताइए। नहीं, तो फैक्टराइज नहीं कर सकते तो फॉर्मूला, राइट ना, फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं ना, -b प्लस माइनस √b² -4ac, और ये हो गया प्लस डिवाइडेड बाई 40। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई करते ही ये बन गया 1 प्लस माइनस कितना 160, 160 प्लस 1 161 डिवाइडेड बाई 40। अब इसके दो रूट्स हैं, देखिए एक रूट्स बोल रहा है √m प्लस वाला, तो इसके एक रूट्स को देखिए, ये 161 प्लस वाला को मैं लिख रहा हूं -n डिवाइडेड बाई -1, राइट ना, डिवाइडेड बाई 40। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि ये इस रूप में है √m -n डिवाइडेड बाई r। तो यहां से सिंपल ऑब्जर्वेशन, m सर 161 हो गया। अच्छा, m एक नॉन जीरो इंटीजर है क्या, बिल्कुल है, सही बात। n हो गया 1 और r हो गया 40। तो अपने को क्या निकालना था, m प्लस n प्लस r, है ना। तो ये हो गया m की जगह 161 प्लस 1 प्लस 40, तो ये दोनों बन गया 201 और ये ओवरऑल हो गया 202 इज द राइट आंसर। समझे ना, नहीं। और ये लाइक थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सवाल था, जीपी से सॉल्व हो गया, है ना। बट वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जीपी क्रिएट हुआ, तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा पहले किसी भी चीज को, सोचना होगा कि ये जीपी है, ये ऐसा है, वो वैसा है। अगर ऐसा देख पाते हो, सोच पाते हो, तब गजब का फायदा हो जाए, राइट। आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 24, their midpoint are joined and forming another triangle. This process continues for infinite times. Find sum of perimeter of equilateral triangle. देखिए क्वेश्चन में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका साइड 24 है, इसका भी 24 है और इसका भी 24 है। गॉट इट। अब कह रहा है इसके मिड पॉइंट को मिला करके एक और ट्रायंगल बना, तो मिड पॉइंट को मिला करके जो ट्रायंगल बनेगा वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगा, ये बताया ना। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला के बनाओगे तो वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगा। और इस ट्रायंगल का साइड हो जाएगा 24 का आधा 12, फिर इसका भी आधा 12, फिर इसका भी आधा 12। अब जो ब्लैक वाला ट्रायंगल बना है ना, उसके भी मिड पॉइंट को अगेन कनेक्ट करके एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। तो इस ब्लू वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड हो गया 6 6 6 6 6, और फिर ब्लू वाले को भी कनेक्ट करके
एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल बना मिड पॉइंट को, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स तक होते जा रहा है ना। तो पेरी सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, आया समझ में। तो जो सबसे बड़ा वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसको देखते हैं क्या होगा, ऑल सम ऑफ पेरीमीटर। तो पहले वाले का हो गया 3 × 24, राइट। अब दूसरे वाले का, और इसको ऐड करना है, दूसरे वाले का हो गया 3 × 24/2, राइट ना। दूसरे वाले ट्रायंगल का 24 का आधा हो गया होगा। फिर अगले वाले का हो गया होगा उसका आधा का भी आधा, यानी 24/4 हो गया। और अगला वाला फिर उसका भी आधा का आधा, यानी 24/8 हो गया। और ऐसा बोल रहा है इनफाइनाइट टाइम्स तक होते गया है, तो ये सम क्या होगा। तो ऑब्वियस है एक डिक्रीजिंग जीपी दिखाई दिया, राइट ना। और डिक्रीजिंग जीपी का इनफाइनाइट सम पॉसिबल होगा। इन सब में 3 × 24, 3 × 24, 3 × 24 सब में कॉमन है। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं कॉमन ले ही लेता हूं, ताकि ये बन जाएगा 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, और ऐसा ये इनफाइनाइट टाइम्स तक हो रहा है ना। तो अब इसका इनफाइनाइट सीरीज का सम तो अपने को पता है, ए ए है 1, 1 - आर, आर है 2, 1/2, राइट ना। तो ये ओवरऑल हो गया 3 × 24 × 1/1/2, और 1/1/2 को मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया 2, राइट। तो 24 × 2 हो गया 48, और 48 × 3 हो गया कितना, 144। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 144, है ना। कितना आसान हो गया। एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ जीपी वाले फॉर्मूला पे ये बेस्ड हो गया कि कैसे इसका अप्लाई करना है। इजी। क्या क्या लर्निंग है सब सभी सवालों में आप देख पा रहे हो। मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। और एक सम ऑफ सीरीज तो अलग दुनिया चल रहा है ना, सम ऑफ सीरीज वाला। तो सम ऑफ सीरीज में मैंने पिछले दिन आपको बताया कि एक एपी रहे तो वैसे नहीं दिखे तो एक एक जंप करके देखना है, राइट। वैसे भी ना हो, अगर 4n था तो आपने समझ गया कि ये 4 एपी को किसी ने मिला दिया, तो उन सभी एपी को अलग अलग करके देखना है। लेकिन अब तो आप जीपी के भी जानकार हो गए। अब तो ऐसा हो सकता है कि किसी सवाल में दो जीपी आ जाए, एक ही सवाल में दो दो जीपी को कोई छुपा दे, मिला दे, या एक एपी और एक जेपी को मिक्स कर दे, और फिर बोले इसका सम बताओ क्या हो। समझ रहे हो ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं एजीपी नहीं, एक एपी और एक जीपी मिला दिया और उसको बोला ऐड करके बताओ क्या हो। एजीपी तो मैं बताऊंगा क्या है अलग से, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ सीरीज इसको, तो कितना आसान है सर। 1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है। सर टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ 6 रहना चाहिए, लेकिन नहीं, 6 तो है नहीं, ये 8 है। 6 रहता, 7 रहता तो कितना आसान, है ना। तो कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, सवाल ही फ्रेम ऐसा किया गया। तो अब ऐसा हो तो मैंने क्या बोला, ये 8 की वजह से पूरा खेल खराब हो गया ना। तो फिर क्या, एक एक करके सोचो, एक एक जंप कर करके देखो। इसको इसको नजर डालो सिर्फ, और बाकी को इग्नोर करो। इसको नजर डालो और इसको नजर डालो, और इतने नजर वाले को डालते सोचो कि ये क्या है, ये एपी जीपी कुछ है, एपी में है, वाह। और अगर ये एपी में है तो बाकी जो बचे लोग हैं उस पे भी ऑब्जर्व करो, नजर डालो। देखा। तो इस सवाल में किसी ने एक एपी को और एक जीपी को मिला दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो आप दोनों को अलग अलग कर लोगे, है ना। आप जो ब्लैक वाले से लिखे हो सर 1 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, और डॉट 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 डॉट, ऐसे टोटल 40 टर्म्स गए, तो आधा इधर आ गया होगा, 20 टर्म्स तक, राइट ना। और फिर रेड वाले से जो हमने हाईलाइट किया है उसमें सर अपने पास 2 है, 4 है, 8 है, और 16 है, और ये ऐसा ऐसा कितना 20 टर्म्स तक ये भी गया होगा।
है ना। तो बच्चा बच्चा समझ जाएगा, अच्छा ये तो एपी का सम है, ये एपी है और ये जीपी है। तो दोनों को अलग अलग ऐड कर लो। इसको ऐड करने का तरीका हो गया n/2, राइट, n20 है इंटू 2a, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, और d2 है। ये सिंप्लीफाई हो गया, डन। और इसका फॉर्मूला होता है सर a इंटू सम निकालना है, r⁻n-1। तो r है अपने पास 2 और इसका पावर हो गया 10-1 डिवाइडेड बाई n-1। समझ गए ना, मतलब r-1 कहाँ पे, अच्छा 20 टर्म्स है, राइट राइट राइट, बिल्कुल 20 होगा, क्यों 20 टर्म्स है ना। तो अब क्या करना है, इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, ये सिंप्लीफाई होते ही बन गया 20 और ये बन गया 1+19, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और ये तो सर, इसको तो सर ऐसे ही, इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, ऐसे ही रहने दो। तो ये हो गया ओवरऑल 20 प्लस 20 400 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 20 माइनस, राइट, 2 -1, ऐसे ही रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। और आगे सिंप्लीफाई भी करना होगा तो वो कर ही लोगे। सम ऑफ एपी और जीपी को मिला दिया, इसलिए सम ऑफ सीरीज था, है ना, कि दो दो को मिक्स कर दिया। ये कैसा सवाल बन गया, ये बन गया एपी प्लस जीपी का सवाल, है ना। कभी कभी पिछले दिन हमने एपी प्लस एपी दिखाया था, आज एपी प्लस जीपी हो गया। आगे बढ़ू। अब जैसे ये देखिए, है ना। अब ये तो एनसीईआरटी का बहुत पॉपुलर सवाल है, पता है ना आपको। ये रहने दूं मैं, हाँ, फिर 6 कॉमन लेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 क्रिएट करेंगे, वेरी गुड। हाँ, हम्म, आगे बढ़ू। इसके जगह पे मैं एक दे दूं अच्छा सा सवाल, अगर बनाना ही है तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। इसको हटाइए, इग्नोर कीजिए, एक सवाल इसको ट्राई कीजिए। 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब प्लस 2/7 टू द पावर 4, राइट, डॉट 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 इनफाइनाइट। बताओ ये किसके इक्वल होगा। पहचान लिए ये किस फॉर्मेट में है। एक साथ देखने पे काम नहीं बने, तो मैंने आपको बोला ना, एक एक गैप करके देखो ना। तो ये सर दो अलग अलग जीपी है, एक 1/7 है, तो ये 1/7 क्यूब एक साथ रख लो, और उसके बाद 1/7 टू दी पावर 5 वाला होगा, और ये अप टू इनफाइनाइट तक गया है। और फिर इसको सर 2/7 स्क्वायर वाला को अलग कर लो, है ना, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका सम तो हो जाएगा 1/7 1 माइनस आर, और आर क्या है आज, 1/7 स्क्वायर, है ना। और प्लस इसका हो जाएगा ए, इसका सर ये है, और इसका आर भी 1/7 स्क्वायर। दोनों को सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। जीपी के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता दूं, बेसिक बेसिक जानकारी, जैसे एपी में था ना, वैसा ही जीपी में बहुत काम का हो जाता है। अगर A1 A2 A3 डॉट 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 AN जीपी में है, आर इन जीपी, तो इसमें अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी जी मल्टीप्लाई करने भी, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम होता है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन पे ये जीपी में ही रहता है। और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन दोनों तो सेम ही चीज है ना, तो डिवाइड करने पे भी ये जीपी में ही रहता है, राइट, तब भी ये जीपी में ही है। और थर्ड पॉइंट, अगर आप रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कैसे, ऐसे A1 A2 A3 AN जीपी में गिवन है,
और मैं कर रहा हूँ 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, डॉट 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 1/AN। बताइए ये जीपी में होगा या नहीं? क्योंकि रेसिप्रोकल करने से क्या हो गया सर, कॉमन रेशियो बस बदल गया, और हर बार तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ही हुआ है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट समझिए। अगर A1 A2 A3 अप टू AN जीपी में है, और मैं बोथ साइड लॉग लगा दूं, लॉग A1, लॉग A2, सभी टर्म में मैं लॉग लगा दूं, लॉग A3, लॉग A4, तो बताइए ये एपी में रहेगा या जीपी में रहेगा या कुछ और बन जाएगा, या नो कमेंट? लॉग लग जाने पे पक्का ना? बिल्कुल, अगर कभी भूल जाना तो ऐसे सोच लेना, मैं हमेशा ऐसे सोच लेता हूँ कि ये 2, 2 स्क्वायर, 2 टू द पावर 4 जीपी में है, और मैं अगर इसमें लॉग लगा दूं तो ये लॉग 2 हो गया, और ये हो गया लॉग 2 स्क्वायर, ये हो गया लॉग 2 क्यूब, डॉट डॉट डॉट, और लॉग के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये बाहर आ गया, 2 log 2 बन गया, और ये आ गया 3 log 2 बन गया। और ऐसा है तो हर बार सब्ट्रैक्ट होने पे ये एपी में दिख रहा है सर।